नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम इस वीडियो में टेस्टिस के कैंसर के बारे में बात करेंगे। जननांगों से रिलेटेड कैंसर्स जो हैं वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इससे जुड़ी जागरूकता भी लोगों में बढ़ गई है। उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड मशीन का काफ़ी प्रयोग आजकल बढ़ गया है, जिसके वजह से छोटे छोटे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स भी अर्ली डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। इस टाइप का जो कैंसर है, टेस्टिस का कैंसर, ये यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। खासकर 20 से 40 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें, मेल्स होते हैं उनमें यह कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। यह कैंसर ऐसा नहीं है कि 60 साल 50 साल की उम्र के बाद नहीं हो सकता है, बस उनमें जो है टेस्टिस के कैंसर के टाइप्स अलग हो जाते हैं और वो अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस टाइप के कैंसर के मुख्य कारण क्या है। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है क्रिप्टोर्किडिज्म, यानी कि टेस्टिस अगर जन्मजात रूप से अपनी अंडकोश में नहीं है और कई लोगों की ऊपर चढ़ी हुई टेस्टिस होती है। आपने सुना होगा पेट के अंदर है या इंग्वाइनल कैनाल में टेस्टिस है। तो जिन लोगों की टेस्टिस जो है वो अंडकोश में ना होकर पेट के अंदर होती है, वो हमारे पेट के अंदर के बढ़े हुए टेम्परेचर को एक्सपोज्ड होती है। तो ऐसे टाइप की जो टेस्टिस होती हैं उनमें कैंसर के चेंजेस हो सकते हैं, और इस तरह के जो टेस्टिस है उनमें कैंसर होने की संभावना नॉर्मल टेस्टिस के कंपैरिजन में 4 से 6 गुना तक बढ़ी हुई होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस टाइप के बीमारी का, यानी अंडकोश जो पेट के अंदर है, इसका प्यूबर्टी के पहले यानी 15 साल की उम्र के पहले अगर सही तरीके से इलाज हो जाता है और इसको सही जगह पे अंडकोश में फिक्स कर दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, यूरोलॉजिस्ट द्वारा, तो टेस्टिस के कैंसर होने के चांसेस लगभग आधे ही रह जाते हैं, 2 से 3 गुना ही रह जाते हैं, 4 से 6 गुना के बजाय। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को टेस्टिस के कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो अगले जनरेशन में भी टेस्टिस के कैंसर होने के चांसेस लगभग 2 गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्वयं एक टेस्टिस का कैंसर एक बार हो चुका है, तो आपके दूसरे टेस्टिस में कैंसर होने के चांसेस नॉर्मल इंसानों से काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा कुछ टाइप के एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, जिनको हम एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहते हैं। ये उस तरह के केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, और फलों सब्जियों में जो आजकल इतने हार्मोन्स का प्रयोग हो रहा है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे जेनेटिक सेल्स के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी कैंसर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। टेस्टिस के कैंसर की अगर मैं बात करूं तो इसको जर्म सेल ट्यूमर कहा जाता है। जर्म सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ही हमारे सीमेन यानी वीर्य जो है वो टेस्टिस से ही बनता है। टेस्टिस की लाइनिंग होती है जर्म सेल एपिथेलियम, उसी से ये वीर्य भी बनता है, और इन्हीं सेल्स के कैंसर में बदल जाने के वजह से इसको जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर जो है टेस्टिस के अलावा पेट के पिछले हिस्से में यानी कि रेट्रोपेटोनियम में भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा फेफड़े के बीच वाले हिस्से जो मीडियास्टिनम जिसको कहते हैं, वहां पे भी यह जर्म सेल ट्यूमर देखने में आते हैं। अब ये जो टेस्टिस के ट्यूमर हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेमिनोमा और एक दूसरा होता है नॉन सेमिनोमा। तो इन दोनों के डायग्नोसिस और इलाज करने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। तो मोटा-मोटा ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको आपको जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि टेस्टिस का कैंसर हमें हो सकता है। तो पहला जो है टेस्टिस में स्वेलिंग आना। स्वेलिंग जो है जनरली टेस्टिस के कैंसर की स्वेलिंग जो है वो पेनलेस होती है। वो धीरे-धीरे करके या बड़ी कभी-कभी तेज़ी से, नॉन सेमिनोमा है बड़ी तेज़ी से भी ग्रो करती है। ये यंग एज ग्रुप के लोग अगर उनमें कोई हार्ड मास जो है नहाते समय या कुछ टेस्टिस में ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ हार्डनेस है, कोई वेल डिफाइंड गांठ है, तो उसको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर चेक कराएं, ये टेस्टिस का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कभी-कभी टेस्टिस के कैंसर में गांठ के अंदर तेज दर्द भी हो सकता है। ऐसा जनरली नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की गांठें जो हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, और कभी-कभी उनके अंदर ब्लड सप्लाई उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाती, तो उस ट्यूमर का कुछ हिस्सा जो है उसमें ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं रहता है, इन्फार्क्ट हो जाता है, तो फिर उसके वजह से तेज दर्द हो जाता है। या इन ट्यूमर्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो नॉर्मल खून की नसों की तरह नहीं होती,
वो बड़ी फ्राइबल होती हैं, तो उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इस वजह से भी कभी-कभी तेज दर्द इन मरीजों को देखने में आता है। हालाँकि यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि कई बार टेस्टिस के ट्यूमर को एपिडाइमोआर्काइटिस यानी टेस्टिस की जो इन्फेक्शन और सूजन है, नॉर्मल जो संक्रमण की वजह से होती है, उसके साथ कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है। कई बार इन दोनों का सही तरह से डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। तो ऐसा जब भी कन्फ्यूजन हो, टेस्टिस के अंदर दर्द और सूजन दोनों हो, तो 2 से 4 हफ्ते तक एंटीबायोटिक देके देख लेना चाहिए। एंटीबायोटिक देने के बाद अगर वो एपिडाइमोआर्काइटिस होगा तो वो सूजन और दर्द पूरी तरह से कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैंसर होगा तो वो गांठ परसिस्टेंट रहेगी और वो दर्द भी परसिस्टेंट रहेगा। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर सही तरह से इसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। तो ये तो शुरुआती लक्षणों की बात हो गई। जब ये टेस्टिस का कैंसर, क्योंकि ये टेस्टिस का कैंसर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कैंसर है, तो कई बार कई मरीज इसको दिखाते नहीं है सही टाइम पे, तो फिर ये कई बार दूसरे अंगों में फैल जाता है। तो टेस्टिस से जो ये कैंसर है वो पेट के पिछले हिस्से के लिम्फ नोड्स में पहले फैलता है और फिर चेस्ट और अन्य अंगों में फैलता है। तो अगर ये ऐसा फैला हुआ कैंसर है तो भूख न लगना, वजन कम होना, पेट में कोई गांठ फील हो रही है, उल्टी आ रही है, यूरिन की नली में इन गांठों से दबाव हो रहा है तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, पेशाब कम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम, चेहरे और अन्य अंगों में सूजन आ रही है, फेफड़े में यही गांठें फैल गई तो खांसी हो रही है, मतलब बलगम में खून आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स मेटास्टैटिक डिजीज को डिनोट करती हैं और ये बहुत खतरनाक चीज होती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स के बारे में। कुछ मरीजों को जो है, क्योंकि ये टेस्टिस का कैंसर जो है वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए कई बार पुरुषों में भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, गायनेकोमेस्टिया की संभावना, या फिर बहुत सारे हमारे ऐसे 2/3 मरीज जो टेस्टिस कैंसर के होते हैं, जनरली वो निसंतानता के शिकार होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं टेस्टिस के कैंसर के। आइए जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। टेस्टिकुलर कैंसर की डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट भाग जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन का है। डॉक्टर द्वारा आपका जो टेस्टिस है वो एग्जामिन किया जाता है। उसमें कोई पर्टिकुलर हार्ड एरिया पैल्पेट हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो उसको फिर अल्ट्रासाउंड और ट्यूमर मार्कर से हम कंफर्म करते हैं। अल्ट्रासाउंड काफ़ी हाई रेजोल्यूशन मशीन्स आजकल अवेलेबल हैं। उनमें टेस्टिस का जो ये गांठ है वो नॉर्मल टेस्टिस के पैरेंकाइमा के कंपैरिजन में वो हाइपोइकोइक दिखता है, यानी बहुत अलग दिखता है। तो अलग से दिखता है, उसका साइज हम नाप सकते हैं, उसमें कोई ब्लीडिंग हुई है तो वो पता लग सकती है, उसके साथ एसोसिएटेड अगर हाइड्रोसील है तो वो भी उसमें दिख जाता है। तो अल्ट्रासाउंड तो ये हो गया। उसके अलावा जो इन्वॉल्व टेस्टिस है, उसके अलावा दूसरे जो नॉर्मल टेस्टिस है उसको भी हम इवेलुएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर्स यानी कि ये कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं, जो 3 मुख्य टेस्ट हैं टेस्टिकुलर कैंसर में, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये 3 जो टेस्ट हैं, ये एक साधारण मतलब ब्लड टेस्ट हैं और का लेवल अगर रेज्ड रहता है तो ना सिर्फ टेस्टिकुलर ट्यूमर की डायग्नोसिस होती है, बल्कि इसको आगे फॉलोअप में ट्रीटमेंट का कितना प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं कि नहीं ट्रीटमेंट से, तो इनसे ट्रीटमेंट के प्रभावशाली होने का भी हमें ढंग से पता चलता है। कई बार टेस्टिकुलर कैंसर में शुरुआती इलाज के बाद पेट और छाती का सीटी स्कैन भी एडवाइस किया जाता है, ताकि अच्छे तरीके से जो हम इस टेस्टिकुलर कैंसर की स्टेजिंग कर पाएँ। तो ये तो डायग्नोसिस की बात हो गई। आइए जाने कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं। अगर टेस्टिकुलर कैंसर आपको हो गया है तो जो सबसे पहला ऑपरेशन आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे वो है रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी, यानी कि पेट के निचले हिस्से में जहां हर्निया का ऑपरेशन का चीरा लगता है, वहां एक छोटा सा चीरा लगाकर टेस्टिस और उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है खासकर उसको क्लैंप करके कट किया जाता है। और उसके बाद जो है टेस्टिस और टेस्टिस को सप्लाई करने वाली सारी खून की नसें, लिम्फेटिक्स, इन सब को, उनकी कवरिंग्स, इन सब को पूरी तरह से इंग्वाइनल रूट से ही निकाल लिया जाता है। तो ये रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी जो है, इनसे जब हम इस टेस्टिस को निकाल के इसकी बायोप्सी भेजते हैं तो ना सिर्फ टेस्टिकुलर ट्यूमर के टाइप का पता चलता है, बल्कि इसमें लोकल जो सिम्टम्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, उसमें भी कंट्रोल पाने में आसानी होती है। इसके अलावा जब बायोप्सी रिपोर्ट में नॉन सेमिनामाइटस ट्यूमर आता है और एक पर्टिकुलर साइज से कम साइज का होता है, तो पेट के पिछले हिस्से
में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, तो उनका ऑपरेशन करके उन लिम्फ नोड्स को हमें निकालना होता है। इसको रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन कहते हैं। ये टेस्टिकुलर नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर में स्टेज 2 में ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। इसके अलावा जब बायोप्सी रिपोर्ट में सेमिनोमा आता है, सेमिनोमा मैंने बताया 2 तरह के ट्यूमर, सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा। तो सेमिनोमा जब ट्यूमर टाइप आ जाता है कैंसर में, तो यह बहुत रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है, यानी कि इसमें जो श किरणें हैं, एक्सरेज हैं, रेडियोथेरेपी, सेक लगना जिसको कहते हैं आप, तो वो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो हमें पेट के पिछले हिस्से में, रेट्रोपेरिटोनियम वाले इलाके में यह सेकाई इसमें लगवाना चाहिए। इसको रेडियोथेरेपी कहते हैं और इसका सेमिनोमा में अच्छा रिजल्ट सामने आता है। इसके अलावा जब टेस्टिकुलर ट्यूमर बहुत एडवांस हो जाते हैं, स्टेज 2C या 3 स्टेज में हो जाते हैं, तो फिर इसमें कीमोथेरेपी का रोल है। इसमें कीमोथेरेपी की दवाइयों को इंजेक्शन द्वारा देकर ट्यूमर को जो है काबू पाने में आसानी मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाकी सब कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, पर टेस्टिस के कैंसर में 3 ही स्टेज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह 3 स्टेज तक ही इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि बहुत खराब प्रोग्नोसिस इस ट्यूमर की नहीं होती है। अगर सही से इलाज किया जाए तो एडवांस स्टेजेस में भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। तो जब आपको टेस्टिकुलर कैंसर हो जाए तो इससे घबराना नहीं है। इसका सही इलाज अगर आप करवा लेते हैं तो इससे अच्छी लंबी लाइफ और सिम्टम फ्री लाइफ जो है आप जी सकते हैं। बस इलाज के पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आप अपना स्पर्म बैंकिंग जरूर कराएं ताकि आपकी आगे चल के फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। धन्यवाद।